नमस्ते साथी विद्रोही राजधानी। आशा है कि आप ठीक हैं। मैं अपने अच्छे दोस्त रिक के साथ यहाँ हूँ और वह आपको बताएगा कि कैसे अपनी स्वतंत्रता और आजादी की रक्षा करें और शायद चुनावों से संभावित अराजकता से बाहर निकलने के लिए न केवल योजना भी बनाएं बल्कि सिस्टम के बाहर सोने के रूप में क्रय शक्ति भी रखें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ट्रंप और कमला के साथ जो भी होता है उसके बावजूद और पागलपन। मैं योजना बी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और उस योजना बी का पहला कदम जैसा कि मैंने कहा सिस्टम के बाहर क्रय शक्ति रखना है। लेकिन हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है। यह है कि आप कितनी क्रय शक्ति प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि यह बहुत है अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के बाहर इसे अपने योजना बी में ले जाने के लिए ताकि आप वास्तव में अपनी सहायता कर सकें। तो मैं ह्यू के स्थान पर रिक से मिला सेंट बार्ट्स में, ये शायद कुछ महीने पहले की बात है। और रिक की एक दिलचस्प पृष्ठभूमि है, वह सोने के उद्योग में काम करता है। तो मैं चाहता था कि उन्हें यहाँ लाऊं ताकि वह साझा कर सकें कि वह क्या करते हैं और आपको कुछ विचार दे सकें कि आप सोने का उपयोग कैसे कर सकते हैं जिस तरीके से आपने पहले नहीं सोचा होगा अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए। तो रिक, शो में आपका स्वागत है दोस्त। धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अच्छा। हमें बताओ तुम क्या करते हो। हमें अपनी कहानी बताओ दोस्त, तुम वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति हो। धन्यवाद। तो मैं इसे संक्षेप में रखूंगा। आभूषण के साथ मेरा बैकग्राउंड तब शुरू हुआ जब मैं पहले से ही एक कामकाजी पेशेवर कलाकार था और फिर मैंने एक सज्जन से मुलाकात की जिनका नाम गाबोर था, एक पागल हंगेरियन जिन्होंने मुझे पूरे आभूषण के खेल में शामिल किया। मैंने उनके साथ 10 साल तक सीखा जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। उनके निधन के बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू किया और यह 25 वास्तव में 26 साल पहले था। तो आप एक कलाकार थे और अचानक आप इस व्यक्ति से मिले जो सोने के आभूषण का काम कर रहा था और आपने सोचा शायद मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं। उस समय क्या आप एक लिबर्टेरियन थे या आप बस कुछ हद तक अग्नोस्टिक थे? मैं काफी अग्नोस्टिक था। मेरा मतलब है कि मैं केवल 20 या 21 का था, इसलिए मैं बड़े चित्र के संदर्भ में थोड़ा बाहर था। मैं बहुत देर बाद ही सक्रिय हुआ जब हम मिले, क्योंकि जब मैं कहता हूं हम, मेरा मतलब गाबोर और मैं है। हाँ, 2001 की स्थिति के कारण मुझे याद है कि मैंने तब सक्रिय होना शुरू किया, जैसे 9/11। ऊ नहीं तो बाजार में गिरावट, वह 2001 में थी। हाँ, हाँ, 2001। तो तभी मैंने काम करना शुरू किया और ये वास्तव में 2000 में और जैसे 5-6 में गहराई से महसूस हुआ जब सब कुछ हुआ, जैसे कि आवास संकट। हाँ, मैं इसे आवास संकट कहता हूं क्योंकि मुझे पता था कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। मुझे इसे व्यक्त करने का तरीका नहीं पता था क्योंकि मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जानता हूं, लेकिन मुझे पता था कि चीजें सही नहीं थीं। मेरा मतलब है इतने सारे लोग उसी रास्ते पर गिर चुके हैं। हाँ, और अब यहाँ पंच लाइन ये है कि आप कस्टम सोने के आभूषण बनाते हैं। मैं करता हूं, लेकिन जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि यह केवल कस्टम सोने के आभूषण नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में और भी आकर्षक यह है कि आपके बड़े ग्राहक कौन हैं। क्योंकि इस बातचीत में मैं केवल यह नहीं चाहता कि लोग एक विमान पर चढ़ने के विकल्पों में गहराई से जाएं, मान लीजिए $100,000 की क्रय शक्ति के साथ, जहां अगर आपके पास मान लीजिए सोने के सिक्के या सोने की बार हैं तो आपको इसे बताना पड़ सकता है। लेकिन शायद आभूषण के साथ आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जानते हैं कानून तोड़ें या ग्रे जोन में कुछ करें या ऐसा कुछ, लेकिन यह सिर्फ लोगों को विचार देता है। लेकिन आपके नंबर एक ग्राहक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, अमेरिकियों नहीं हैं। वे वास्तव में चीनी और जापानी हैं जो हमें इस चैनल पर मैक्रो के संदर्भ में अन्य चीजों के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, विशेष रूप से चीनी अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है। तो कहानी को भरें कि आपने इस सोने के आभूषण को बनाना कैसे शुरू किया, ये कैसे लोकप्रिय हुआ।
और फिर आप उस बिंदु पर कैसे पहुंचे जहां अचानक आप जापान में ये बड़े शो कर रहे हैं, जहां आपके पास सचमुच सैकड़ों चीनी उच्च निवल मूल्य वाले लोग हैं? चीन से उड़ान भरकर आ रहे चीनी ग्राहक मेरी मुट्ठी के आकार की एक सोने की अंगूठी या कुछ और खरीदने के लिए। धन्यवाद। हाँ, ये काफ़ी असहनीय चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि जब लोग इसे देखते हैं, चाहे वह कस्टम्स हो या कोई और, कोई भी इसे असली नहीं मानता, क्योंकि ये बस इतना बड़ा है। हाँ। वह सोचता है, हर कोई सोचता है, ये प्लेटेड है या जो भी। मुझे लोगों ने पूछा है, क्या ये असली है? कहता हूँ, आपका क्या मतलब है? नट्स? आप जानते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि वे प्लास्टिक की चीजें नहीं बना रहे हैं, मैं प्लास्टिक के आभूषण बना रहा हूं। मैंने लोगों से कहा कि यह सोने की परत छड़ी हुई सीसा है। हाँ, तो मेरा मतलब है कि यह दिलचस्प है, क्योंकि मैं कई धातुओं में काम करता हूं। सोना उनमें से एक है। लेकिन मैंने देखा, तो मुझे नहीं पता कि क्या आप याद करते हैं जब ओबामा ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, है ना? और ये ऑब्वियसली उनके राष्ट्रपति पद के दौरान था। मैंने सोचा, क्योंकि उस समय मेरे पास था, वह समय था जब मेरे पास चीन और रूस नहीं थे, और मैंने सोचा, खैर, रूस में एक ग्राहक वर्ग होना अच्छा था। मुझे लगता है कि वह अब खत्म हो गया। ओह! आप उस समय रूस बेच रहे थे। हाँ, और मैंने जो देखा वह यह था कि बिक्री बढ़ गई, क्योंकि लोग मूल्य के भंडार की तलाश कर रहे थे। और यही मुझे आश्चर्यचकित कर गया, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। आप जानते हैं, जब मुद्राएं, आप जानते हैं, जिस तरह से इसे एक रूसी व्यक्ति ने मुझे समझाया था, वह था, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप अपने बैंक खाते में जागे और सोचा कि आपके पास 1 लाख है और अब वह 50,000 है? आप जानते हैं, उन्होंने कई बार ऐसा अनुभव किया है। इसलिए वे मूल्य के भंडार की तलाश करते हैं, और उन्होंने देखा कि मेरी चीजें स्पष्ट रूप से उनके लिए मूल्य का भंडार हो सकती हैं। तो अब इसे चीन में हो रहे घटनाक्रमों के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि यह एक समान स्थिति हो सकती है। अब यह सिर्फ मेरी राय है, आप जानते हैं, बस कुछ विचार कर रहा हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जहां आप नहीं कर सकते। तो मेरी समझ के अनुसार, अगर आप चीन से बुलियन ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको वास्तव में मुश्किल में पड़ना पड़ सकता है। सही है। लेकिन विभिन्न उपकरणों को निकालना बहुत आसान है। हाँ। हाँ, तो अगर आपके पास इनमें से एक है और अगर आपने रिक की चीजें नहीं देखी हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि जोश शायद इसे यहाँ लाएगा। हम इसका लिंक डालेंगे। लेकिन मूल रूप से यह एक और त्वरित कहानी है जो आपको उस प्रकार के माहौल का विचार देती है, जो वह अपने द्वारा बनाए गए आभूषण के साथ उत्पन्न करता है। रिक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अच्छे दोस्त हैं, और अगर आप लोग जानते हैं कि स्टोन कोल्ड कौन हैं, तो मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कौन हैं। अगर आप एक सोने की अंगूठी की कल्पना कर सकते हैं जो स्टोन कोल्ड पहनेंगे, तो यही वह प्रकार की चीजें हैं जो रिक बनाते हैं, जैसे एक बड़ी खोपड़ी या कुछ ऐसा। हाँ, तो एक बड़ी खोपड़ी की अंगूठी। और मेरी साइज 11 है। मेरी एक मुख्य अंगूठी स्लिक्स्टर कहलाती है, जो साइज 11 में है और 22 कैरेट की है। इसका वजन 3 है। 22 कैरेट सोने के लगभग ऑन्स, इसलिए इसका पिघलने का मूल्य महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक छोटी सी शादी की अंगूठी नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि यह ऐसा लगता है कि आपने यह सेंट बार्ट्स पर पहना था, है ना? ओह हाँ, हाँ, वह मजेदार है, क्योंकि वह खुद भी यह कहेगा। वह कहेगा, ओह, मैं अपने लिए यह खरीदने के लिए बहुत सस्ता हूं। आप जानते हैं, लेकिन वह एक मजेदार आदमी है। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से कुछ ऐसा है जो उसकी कुश्ती की छवि से मेल खाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वह उस तरह का आदमी है जो इसे कर सकता है। लेकिन फिर भी, विश्वास करें या नहीं, मेरे पास जापान में एक 21 साल की दादी है, जो अपने पोते को लाती है, क्योंकि वह मेरे काम का प्रशंसक है, और उसने एक बड़ा सोने का अंगूठी खरीदी है और उसे पहनती है। ओह, जैसे खोपड़ी वाला। वाह, बहुत बढ़िया दादी। ओह, आदमी, वह एक हार्ले डेविडसन भी चलाती है। हाँ, सही है। तो यह काफी अजीब है कि मेरे काम को खरीदने वाले लोगों की रेंज काफी दिलचस्प है। यह हमेशा दिलचस्प होता है।
रिक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अतीत में योजना बी के हिस्से के रूप में सोने के आभूषण खरीदने के बारे में सोचा है। तो आपके पास कुछ सिक्के, कुछ बुलियन, कुछ बिटकॉइन हो सकते हैं, लेकिन फिर आप जानते हैं, मान लीजिए कि आप फिर से $1,00,000 या कुछ ऐसा चाहते हैं। इतना अधिक चांदी या सोना ले जाना बहुत कठिन है। आपके पास उन लोगों के लिए क्या सलाह है जो सोने के आभूषण को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं? जैसे कि कुछ पिटफॉल्स क्या हैं? उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ रेड फ्लैग्स क्या हैं? ठीक है, तो जब आप मेरी तरह की चीजों में आते हैं तो मेरा प्रीमियम है, क्योंकि मेरा काम वास्तव में उच्च है, तो यह सोने के पिघलने के मूल्य से बहुत अधिक होगा। तो एक कलात्मक प्रीमियम है। सही, लेकिन ऐसे अन्य स्थान हैं जहां आप सोना प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं, 24 कैरेट या 22 कैरेट। बहुत से विशेष संचालन वाले लोग या ऐसे लोग जो, चलिए कहते हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, जिन्हें आपातकालीन पैसे की जरूरत होती है, वे जैसे कंगन पहनते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे एक लिंक तोड़ सकें। आप जानते हैं, टैक्सी या किसी और चीज के लिए भुगतान करने के लिए, लेकिन कम प्रीमियम वाली चीजें, क्योंकि बहुत से लोग प्रीमियम के प्रति संवेदनशील होते हैं जब बात कोट स्टैकर की होती है। आप जानते हैं, जबकि मेरा काम उच्च है, लेकिन आप बहुत सारा मूल्यवान धातु इधर उधर कर सकते हैं, और यह जरूरी नहीं कि सोना ही हो। मैं यहां अपने शब्दों का चयन कर रहा हूं। सोने को सोने की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप आपातकालीन स्थिति में हैं और इसे देश से बाहर ले जाना है, तो आप जानते हैं कि युद्धग्रस्त देशों में लोगों के बारे में बहुत सारी दस्तावेजीकृत कहानियां हैं जो बड़ी मात्रा में सामान को कुछ और दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, जैसे कि इसे स्प्रे पेंटिंग या सामान्य मोतियों की तरह दिखाने के लिए पेंट करना। यह भारी है, लेकिन आप जानते हैं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि इसे स्प्रे पेंट करना। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका बहुत सारा उदाहरण है। जब आप एक शरणार्थी होते हैं और शरणार्थी की तरह दिखते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो एक माला की तरह दिखता है, लेकिन वह माला यह ठोस सोने की हो सकती है। आप इसे नहीं जानते, क्योंकि जब तक आपने इसे महसूस नहीं किया। मेरा मतलब है, इस साल एक मामला था। मुझे लगता है कि यह हांगकांग से जापान की बात थी। वे इंजन के पुर्जे भेजने की कोशिश कर रहे थे। आप इस कहानी को देख सकते हैं। और वे पकड़े गए, लेकिन इंजन के हिस्से ठोस सोने के थे, लेकिन वे बिल्कुल भी सोने की तरह नहीं दिखते थे। ये लोग चीन से सोना बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकांग से जापान में बहुत सारा सोना जा रहा है, लेकिन ये हिस्से मैं आपको बता रहा हूं, इसे किसी ने जरूर बताया होगा, क्योंकि दृश्य से आप यह नहीं जान सकते थे। ठीक है, तो वे सोने को पिघलाते हैं। और इसे गियर्स और इंजन के हिस्सों की तरह दिखने के लिए ढाला गया, और ये सब चल रहा है। या कुछ ऐसा, और फिर वे इसे ग्रे रंग में चांदी या नीले रंग में या कुछ ऐसा करके रंग देते हैं। आप इसे प्लेट कर सकते हैं। बस सोचिए, आपके पास 24 कैरेट का सोने का सामान हो सकता है और उसे चांदी से प्लेट किया जा सकता है। यह चांदी की तरह दिखता है। फिर से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को ये करना चाहिए, लेकिन ये चीन में अभी जो कुछ हो रहा है उसका एक विचार है, और मुझे लगता है कि ये एक चेतावनी और एक लाल झंडा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या देख सकते हैं भविष्य में। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन हमारे पास कल एक बड़ा चुनाव है, और आप जानते हैं, अगर आप 4 साल, 8 साल, 12 साल आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास अपनी क्रय शक्ति, अपना सोना या जो भी हो, निकालने का कानूनी अधिकार ना हो। तो अब इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करने का समय है ना, कि बाद में। सही है, आप नहीं चाहते कि आप ऐसी स्थिति में हों जहां आपको वही करना पड़े जो चीनी कर रहे हैं, और अपने सोने को पिघलाना पड़े और इसे ऐसा दिखाना पड़े जैसे कि आप जानते हैं, एक ट्रांसमिशन के लिए गियर, केवल इसलिए कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी कुछ क्रय शक्ति के साथ बाहर जा सकें, ताकि आप और आपका परिवार खुद को खिला सकें। मेरा मतलब है, ट्रक चालकों को देखो। यह एक कथित स्वतंत्र देश में क्या हो सकता है, इसका एक बिल्कुल सही उदाहरण है। और शायद आपका भविष्य यह चेतावनी का संकेत था मेरे लिए।
क्रिप्टो के लिए भी यह एक चेतावनी थी कि कैसे उन्होंने लोगों के क्रिप्टो खातों को लॉक कर दिया। आप जानते हैं, क्रिप्टो के बारे में बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैं क्रिप्टो में विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना निजी है जितना लोगों ने कभी सोचा था। और ट्रकर रैली ने वास्तव में यह दिखाया, क्योंकि उन्होंने उन सभी लोगों का पता लगाया, सभी उन क्रिप्टो खातों को फ्रीज कर दिया गया। और यही है, आपको वास्तव में इसके बारे में सोचना होगा। आप जानते हैं पद चिन्ह और उंगली के निशान, आप जानते हैं, और बस यह कि आप कितने उजागर हैं। हाँ, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। स्पष्ट है, बिटकॉइन जैसे कुछ के साथ फायदा यह है कि आप अपनी जेब में असीमित मात्रा में पैसे या क्रय शक्ति रख सकते हैं। सही है। जो भी हो, सोने के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। सही। सोने का लाभ यह है कि इसके अलावा कि कोई इसे आपसे चुरा ले, वास्तव में कोई भी प्रतिपक्ष जोखिम नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में वह सोना है, या अगर आपके अंगूठे पर वह विशाल खोपड़ी है, हाँ, दुनिया में कहीं भी सोना सोना है और सोना हजारों वर्षों से मुद्रा रहा है, तो आपको वास्तव में एक 3 या 4 तरफा दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सिर्फ यह नहीं हो सकता कि ओह, मैं सब कुछ सोने में करूंगा या मैं सब कुछ बिटकॉइन में करूंगा। यदि आपका मुख्य लक्ष्य आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो आपको कुछ विविधता रखनी होगी। खैर, ये पुरानी कहावत थी, सभी अंडों को एक टोकरी में मत डालो। यहाँ हम फिर से वही बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर मैं सोने के आभूषण खरीद रहा होता, रिक, तो मुझे थोड़ा चिंता होती कि क्या मुझे ठगा जा रहा है। जैसे कि यह असली नहीं था या जो भी था। लोग कैसे करते हैं अगर आप खरीद रहे होते? अपने लिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए, खासकर इस कारण से, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए क्या देखना चाहिए कि जब आपने खरीदारी की तो आपको बिल्कुल वही मिला जो आप उम्मीद कर रहे थे। देखिए, यही असली मुश्किल हिस्सा है, इसे ऑनलाइन करना। मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन सोना और बुलेटिन खरीदा है, लेकिन ज्यादातर चीन से आने वाले नकली सामान की इतनी बाढ़ आई है, इसलिए आभूषण बुलियन हर जगह। आपको वास्तव में अपनी उचित परिश्रम करना होगा। सिग्मा टेस्टर्स हैं जो चीजों का परीक्षण करते हैं, और सोने का परीक्षण करने के अन्य तरीके भी हैं। लेकिन यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि क्या आप एक प्रतिष्ठित स्थान से खरीद रहे हैं। और जब कुछ चिह्नित होता है, आप जानते हैं कि हमें हर चीज को चिह्नित करना होता है, चाहे वह स्टर्लिंग सिल्वर हो या 22 कैरेट, 18 कैरेट या 24 कैरेट। आपको उस कैरेट को स्टैंप करना होता है, और अगर आप इसके बारे में हैं, तो आपको किसी न किसी समय कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें बहुत सारा विश्वास होता है, लेकिन परीक्षण करने के तरीके हैं। अगर आप 24 कैरेट सोने के आभूषण को मूल्य के भंडार के रूप में खरीद रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे एक प्रतिष्ठित स्थान से खरीद रहे हैं। और अगर आप एक ऐसे स्थान से खरीदना शुरू करते हैं जो प्रतिष्ठित लगता है, तो आप समीक्षाएं पढ़ते हैं और एक टुकड़ा खरीदते हैं और परीक्षण के लिए थोड़ा भुगतान करते हैं। आप इसे एक फाउंड्री या प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, या ऐसे कई अलग अलग स्थान हैं जहां आप इसे भेज सकते हैं, और वे आपको इसकी शुद्धता का स्तर बताएंगे। यह एक अच्छा विचार है। यदि आप एक व्यक्ति से $100,000 का आभूषण खरीदने जा रहे हैं, तो पूरी राशि में निवेश करने के बजाय बस $2,000 का एक टुकड़ा खरीदें, उसे परीक्षण करवाएं, और फिर जब आप पुष्टि कर लें कि यह असली है, यदि सब कुछ सही है, तो बाकी $48,000 खरीदने के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल सही। प्रतिष्ठा सब कुछ है। जैसे मैंने कहा, जब आप बुलियन खरीद रहे हो, तो देखिए कितने नकली अमेरिकी ईगल हैं। वे मॉर्गन डॉलर की नकल कर रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं, आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अब जो उचित परिश्रम है, वह पहले की तुलना में बहुत अधिक है। जब आप और मैं बड़े हो रहे थे, मैं कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में, यहां तक कि मुझे भी ठगा गया। मुझे शायद 12 साल पहले ठगा गया, कुछ 10-12 साल पहले, नकली चीजों के बढ़ने से पहले। अब मुझे 2 ऑस्ट्रेलियाई मिंट के सोने के बार से डंक लगा। और यह एक दोस्त के दोस्त था जिसे पैसे की जरूरत थी। और
मैं बस इसके बारे में अवगत नहीं था। क्या आप इसे अपने आभूषण के लिए स्रोत सामग्री के रूप में खरीद रहे थे? हाँ, और फिर जब मैं सालों बाद इसे पिघलाने गया, तो मेरे आदमी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, "हे दोस्त, ये पीतल है।" मैं बोला, "क्या?" लेकिन इसमें 24 कैरेट सोने की एक बहुत मोटी परत थी। इसलिए जब इसे प्लास्टिक के माध्यम से परीक्षण किया गया, तो यह सोने के रूप में पंजीकृत हुआ। वाह! तो आपको वास्तव में अपनी जानकारी पता होनी चाहिए। आपको वास्तव में अपनी जानकारी पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि आप अपना सोना कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या यह एक जिज्ञासा है? तो मैं इसे कई जगहों से प्राप्त करता हूँ। अक्सर मैं अपने स्थानीय सिक्का दुकानों पर जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ, क्योंकि स्टैकर के बारे में एक बात यह है कि बहुत से स्टैकर इसे लेकर चिंतित होते हैं। यह एक मजेदार बात है। लोग खरोंच के बारे में चिंता करते हैं। जैसे अगर आप एक अमेरिकन ईगल देख रहे हैं जो 22 कैरेट है, लेकिन या एक मेपल लीफ, मैं मेपल लीफ कहूंगा क्योंकि यह 24 कैरेट है। मुझे एक मिला है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यह अमेरिकन ईगल जैसा दिखता है, जो एक ईगल की तरह दिखता है। तो हाँ, जितना मैं देख सकता हूँ, यह अमेरिकन ईगल जैसा लगता है। लेकिन माइक मलोनी ने यह मुझे कुछ हफ्ते पहले दिया था। अच्छा है। हाँ, खैर, आगे बढ़ो। माफ करना। तो अगर ये डेंटेड या स्क्रैच्ड हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन्हें गिरा देंगे। हाँ, तो अगर मैंने इसे गिरा दिया और इसमें कोई खामी या कुछ और था, तो मैं कहूँगा, ओह! मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं वह व्यक्ति हूँ जो कहता है, मुझे परवाह नहीं है अगर यह आधा मुड़ा हुआ है। अगर यह 1 औंस सोना है, तो मेरे लिए यह 1 औंस सोना है। समझे? सही है, ठीक है। तो क्या आप इस पर थोड़ी छूट प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, मैं इसे पिघलने के मूल्य पर, बिल्कुल पिघलने के मूल्य पर लूँगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसा एक कॉर्न शॉप से पिघलने का मूल्य वास्तव में वह राशि से अधिक है जो उन्हें थोक विक्रेता से मिलेगी। इसलिए कई बार वे इसे इसी तरह से सामान्य रूप से कर देते हैं। कुछ अन्य आपूर्तिकर्ता आपको अनाज बेचेंगे, लेकिन फिर आपको ग्रेनिंग शुल्क देना होगा। जब आप वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, और आप जिस मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, कभी-कभी अगर मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप इसे एक उचित मूल्य पर प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं। आप 100 या $200 का प्रीमियम नहीं देना चाहते। इसलिए मैं चीज़ों को रास्ते में इकट्ठा कर लेता हूँ और उन्हें छिपा कर रखता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। लेकिन मुझे सिक्का दुकानों या सिक्का डीलरों से कॉल आते हैं जो कहते हैं, हे, मेरे पास ये है, जानिए, मेपल लीफ जिसमें एक बड़ा निशान है। मैंने कहा, इसका वजन कितना है? वजन अच्छा है। आप जानते हैं, ठीक है, बढ़िया, चलो इसे करते हैं। इसे टेस्ट करें। हम तैयार हैं। मैं समझता हूँ। तो यह दिलचस्प है। यह मुझे याद दिलाता है जब मैं अर्जेंटीना में था और पूरे देश में केवल सोने, चांदी और बिटकॉइन का उपयोग करके जाने की कोशिश कर रहा था। और हमें कम से कम कहने के लिए तरलता की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सोने के सिक्के खरीदने वाले जौहरी को ढूंढना वास्तव में बहुत कठिन था। और मेरे पास वहाँ कुछ सिक्के हैं, लेकिन वे तो 1 औंस के सौदे भी नहीं थे। वे बस एक 10वें औंस के जैसे थे। हाँ, जो एक उच्च प्रीमियम है। हाँ, लेकिन रिक, उस समय मुझे लगता है कि सोने की कीमत लगभग 2200 तादा थी। तो उस 10वें हिस्से के लिए आप समझते हैं कि मुझे इसके लिए कम से कम $200 मिलना चाहिए था, भले ही मूल्य में कमी आई हो। लेकिन बहुत कम लोग, ज्वेलर्स, इस पर मुझे कोई प्रस्ताव देने के लिए तैयार थे। लेकिन जिन लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया, वह लगभग $100 था, वह लगभग $110 था। तो मेरा कहना है, भले ही आप सोने के साथ काम कर रहे हों, आपको यह समझना होगा कि यह परिपूर्ण नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे, आप जानते हैं, अभी $2,700 या $2,800 में खरीदते हैं, तो आप इसे तुरंत अपने प्लान बी स्थान पर ले जा सकते हैं और इसके लिए $2,800 प्राप्त करें। सही है, आप शायद ऐसा नहीं करेंगे वास्तव में। मैं कहना चाहता था कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आप शायद ऐसा नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आपके योजना बी स्थान पर एक विकसित समुदाय में व्यक्तियों का एक नेटवर्क होना इतना महत्वपूर्ण है।
जैसे कि आपके पास नेटवर्क है जिनके साथ आप काम करते हैं और अपना सोना प्राप्त करते हैं क्योंकि आप 20 साल से कर रहे हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते, पसंद करते और भरोसा करते हैं। वे आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन यह वही अवधारणा है कि अगर आप पनामा या अर्जेंटीना में एक योजना भी स्थापित करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पहले वहां जाना चाहिए ताकि यह पता कर सकें कि अगर मैं अपना सोना वहां ले जाता हूं, तो मैं इसे बेचने के लिए कहां जा सकता हूं। और क्योंकि इसके लिए वास्तव में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिकियों को लगता है कि आप इसे पनामा या मेक्सिको में अपने स्थानीय गिरवी रखने की दुकान पर ले जा सकते हैं या कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, और यह इस तरह से काम नहीं करता। नहीं, यह कहीं अधिक जटिल है। मुझे लगता है कि यही एक कारण है क्योंकि मेरी चीजें विश्व स्तर पर बेची जाती हैं। मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि यही कारण है कि बहुत से लोग उन प्रकार के स्थानों से मेरा काम खरीद रहे हैं। आप जानते हैं, चीन, रूस, क्योंकि वहां एक वैश्विक बाजार है, तो आपके सामान के लिए एक द्वितीयक बाजार है। हाँ, और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वहां बहुत सारे नकली उत्पाद भी हैं। आप जानते हैं, आपको हर चीज के साथ अपनी उचित सावधानी बरतनी होती है। लेकिन वे यह पा सकते हैं कि वहां एक वैश्विक दर्शक है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आप जानते हैं, यह उस स्थिति की तरह है जब सरकारें टूट रही होती हैं, जैसे कि रूसियों से बात करना। यही कारण है कि मैं आपके साथ उस अर्जेंटीनी यात्रा की योजना बना रहा था, क्योंकि मैं केवल कीमती धातुओं के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया भर में बिकने वाली व्हिस्की के बारे में भी जिज्ञासु था। तो विश्वास करें या नहीं, जैसे लोग आपको बताएंगे कि जब रूस और अन्य जगहों पर पतन हुआ, तो एक बोतल व्हिस्की यही असली मूल्य है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कोई 1 औंस सोने के बजाय एक बोतल व्हिस्की ले लेगा। आप जानते हैं। आप जानते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते थे। जोश ने यह बात मेरे ध्यान में लाई जब हम एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। हम अभी एक ज्वेलर के पास से निकले थे। मुझे लगता है कि यह उन ज्वेलर्स में से एक था जिन्हें हम वास्तव में बेचने में सक्षम थे। और जोश कहता है, आप जानते हैं कि यहाँ क्या अच्छा काम करेगा अगर हमारे पास आईफोन्स होते। और मैंने इसके बारे में सोचा। आप जानते हैं क्या? आप बिल्कुल सही हैं। अगर हमारे पास 100 आईफोन होते, तो हम उन चीजों को 1 घंटे में लॉट कर सकते थे। आप शायद स्पॉट के बहुत करीब हैं। क्या यह पागलपन नहीं है कि मूल्य के ऐसे भंडार हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? मैं हमेशा उन चीजों की तलाश करता हूं, उन वस्तुओं की जो लोग वास्तव में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और मैंने उनके बारे में कैसे सीखा, युद्ध और सरकार के पतन के इतिहास को पढ़कर, क्योंकि हमारे जीवन काल में कई मुद्रा पतन हुए हैं। जब आप उन लोगों से बात करते हैं, जब आप वास्तव में उनसे बात करते हैं, तो आप समझते हैं कि वाह, यह सिर्फ सोना और चांदी नहीं है, यह बहुत अच्छा है। बिटकॉइन बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोई व्यक्ति उस आईफोन या उस टॉयलेट पेपर के रोल या जो भी चीज है को उन चीजों की तुलना में अधिक मूल्यवान मान सकता है। ये बस मुझे लगता है कि यह व्यक्ति से व्यक्ति तक है, और आपको, जैसे आपने कहा, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सोने और बिटकॉइन को वास्तव में कुछ ऐसा बनाता है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए अगर वे स्वतंत्रता और आजादी और योजना बी के बारे में चिंतित हैं। तो यह है कि यह ले जाने में आसान है, और आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यह $3000 है, या चलिए एक कटौती के साथ मैं $2500 प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, ये बहुत बहुत छोटा है। तो आपके पास इन चीजों का एक ढेर हो सकता है जो माइक के पास था। माइक के पास इसे एक ट्यूब में रखा हुआ था। हाँ, जैसे एक ट्यूब में, और आप जानते हैं उसके पास शायद, मुझे नहीं पता, 50-60 हजार डॉलर इस छोटे ट्यूब में खरीदने की शक्ति थी जिसे आप सचमुच अपनी जेब में डाल सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसे अपने दृष्टिकोण में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना कि इसके फायदे और नुकसान हैं, और यह समझना कि आपको उस होमवर्क को करना होगा और पहले से उस प्रणाली, उन व्यक्तियों के नेटवर्क को स्थापित करना होगा, यह मान लेना कि यह आपको बिना किसी होमवर्क के $2,500 की खरीद शक्ति देगा, सही नहीं है। बिल्कुल। और इसका एक कारण है कि दुनिया भर के फेडरल रिजर्व बैंक उस चीज को वहीं जमा कर रहे हैं। हाँ, यह प्रतिपक्ष जोखिम है, और मैं वास्तव में अमेरिका में मुद्रा संकट के बारे में चिंता नहीं करता। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वे डॉलर और अन्य चीजों पर मेरे दृष्टिकोण को समझते हैं, और मैं वास्तव में अमेरिका में पूंजी नियंत्रण के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता सामान्य तौर पर। लेकिन जो मैं
जो मैं बहुत बहुत चिंतित हूं वह लक्षित पूंजी नियंत्रण है। ये सही है। उदाहरण के लिए रिक, हमने पिछले सप्ताह जो आपने ऑनलाइन पोस्ट किया था, या हमने देखा कि आपने सर्बासियस बीमारी के दौरान कैसे मास्क पसंद नहीं किए, ये देखा। और हम नहीं चाहते कि आप गलत जानकारी और दुष्प्रचार फैलाएं। इसलिए हमने आपके बैंक खाते को फ्रीज करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हम आपको एक घरेलू आतंकवादी या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं। यह जानकारी फैलाने वाला है जो सामान्य जनता के लिए खतरनाक है, और इसलिए एक एहतियाती उपाय के रूप में हमने आपके सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। यही बात मुझे वास्तव में बहुत चिंतित करती है। सभी को सांस लेनी चाहिए। हाँ, मैं गडसडन के साथ बहुत सारे टुकड़े करता हूँ। आप जानते हैं, वह सांप जो कहता है मुझ पर मत चढ़ो, गडसडन सांप। ठीक है, हाँ। और इंस्टाग्राम पर मुझे लगता है कि यह पिछले साल था या ज्यादा समय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप वह गडसडन पोस्ट करते हैं तो आपको एक सूची में डाल दिया जाएगा। ये एक उत्तम उदाहरण है। एलोन के ट्विटर अधिग्रहण पर फाइलें देखें। बिल्कुल। सरकार सोशल मीडिया में हस्तक्षेप कर रही थी। बहुत से लोगों को सचमुच सेंसर करने की कोशिश कर रही थी, जिनमें से एक उच्च प्रतिशत स्वतंत्रता और आजादी के समर्थक थे। बिल्कुल सही, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेकर उलझन में हूं कि ऐसा बड़ा क्यों नहीं हुआ। मुद्दा यह है कि मैं एक मुद्दे का मतदाता हूं, क्योंकि लोग आत्मसंतुष्ट हैं। हाँ, यह आत्मसंतोष मुझे परेशान करता है, क्योंकि मैं पागल हूं। आज मैं जो अगला वीडियो बना रहा हूं वह इस बारे में है कि मैं इस चुनाव में एक मुद्दे का मतदाता क्यों हूं। शायद मुझे सभी राजनेताओं से नफरत है। मैं उन्हें किस हद तक नफरत करता हूं, हाँ। और मुझे ट्रंप पसंद नहीं है, मुझे हैरिस पसंद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जिस एक मुद्दे पर ध्यान दे रहा हूं वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्योंकि अगर हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। अगर आप शैक्षिक प्रणाली को देखें, यदि आप बिटकॉइन का उपयोग एक मुद्रा के रूप में देखते हैं, तो चाहे आपका गर्म विषय कोई भी हो, जब तक हमारे पास स्वतंत्र भाषण है, उम्मीद बनी रहती है। लेकिन अगर आप उस स्वतंत्र भाषण को छीन लेते हैं तो हम मुसीबत में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह मैं अमेरिका में स्वतंत्र भाषण के इतिहास पर इस वीडियो के लिए शोध कर रहा था। और स्वतंत्र भाषण का एक काफी विस्तृत इतिहास है, यहाँ तक कि पहले संविधान और संशोधनों के बारे में, या U-S सरकार के गठन के बारे में, कहें कि यहाँ तक कि उपनिवेशों में, यह सब धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के बारे में था। लेकिन यह ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंसरशिप से जुड़ा हुआ है, केवल उपनिवेशों के संदर्भ में। और जब आप पढ़ते हैं कि हमारी इतिहास कितनी व्यापकता से सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ इंटरट्वाइंड है, तो आप समझते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में अमेरिकी होने की नींव है। हाँ, गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी, बकवास को परिभाषा के अनुसार मैं कहूंगा कि यह अमेरिका के खिलाफ है, और यह किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट है जो इतिहास का अध्ययन करता है। ठीक है, यही सही है। और मेरा मतलब है, देखो, क्या तुमने देखा है, तुमने शायद ये नोटिस किया होगा कि कॉमेडियन कितने आवश्यक हैं। जब आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कॉमेडियन जैसे कि अग्रिम पंक्ति में होते हैं, और जब वे चीजों के बारे में बात करने से डरते थे, आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से वे अब और अधिक साहसी हो रहे हैं। लेकिन उनमें से कई इतने डर गए थे कि वे कुछ कहने से डर गए, और बैन, शैडो बैन या किसी और चीज के लिए रद्द होने के डर से अपने आप को खो बैठे। हाँ दोस्त, जब संवाद रुक जाता है, देखिए, आप अमेरिका में एक व्यापक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन इसे लें और एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें, और अपने रिश्तों, अपनी दोस्ती को देखें। अगर संचार टूट जाता है, अगर आपके पास संचार नहीं है, अगर आप चीजें नहीं कह सकते, तो आप खत्म हो गए। हाँ, और एक चीज जो मैंने ज्यादा नहीं सोची थी, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है, ओह बेशक, ये सबसे महत्वपूर्ण था। वह था नागरिक अधिकार आंदोलन। हाँ, अगर हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती तो मार्टिन लूथर किंग, उनके लिए वहां समस्याएं होती। आप जानते हैं, वह पूरा आंदोलन शायद कभी शुरू नहीं होता, क्योंकि वास्तव में कुछ राजनेता थे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे।
जो भी लोग नागरिक अधिकार आंदोलन और सरकारी एजेंसियों के लिए खड़े थे, और यही कारण है कि वहां राजनेता और सरकारी एजेंसियां हैं, बिल्कुल सही, और वे इसे बिल्कुल उसी आधार पर कर रहे हैं। सही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कह रहे हैं वह अमेरिकियों के लिए खतरनाक है, इसलिए हमें नागरिक अधिकार आंदोलन के सभी नेताओं को चुप कराकर अमेरिकी लोगों की रक्षा करनी चाहिए। मेरा मतलब है, जब आप वास्तव में इस पर विचार करते हैं तो यह वास्तव में एकमात्र मुद्दा है, बाकी सब कुछ स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से संबंधित है। यह सही है, यह सही है। और धातुओं की बात करते हुए, आप जानते हैं, यह पूरी तरह से किताब से बाहर हो सकता है और यह पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि एक बार जब वे चले जाते हैं, चाहे कोई माने या नहीं, वे किसी न किसी समय डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ, अगले 5 से 10 वर्षों में वे सब कुछ डिजिटल चाहते हैं। हाँ, आप जानते हैं, ये कहते हुए कि ओह, ये बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, ह्यू और मैंने जापान में कई बार यह चर्चा की, क्योंकि मैं वहां काम करता हूं। जापान अभी भी एक नकद समाज है और ह्यू बस वह ऐसा था, ओह नकद, ऊ। और वह मुझे डायनासोर कह रहा था, वह आप जानते हैं, वह कह रहा था कि आप नकद का उपयोग करते हुए एक बूढ़े आदमी की तरह दिखते हैं। मैं कह रहा था, अरे भाई, हमें आपके साथ एक बातचीत करनी होगी। वह अक्सर, मुझे लगता है, अपने जीवन की शानदारता से अंधा हो गया है, जो सेंट बार्ट्स में है, कि वह इस स्वर्ग के बाहर जिस फिसलन भरे ढलान पर हम हैं, उसे नहीं समझता। सही कहा। यह सही है। आपको किसी भी प्रणाली के बाहर लेन-देन करने का एक तरीका चाहिए। मैं इस बात का दृढ़ विश्वास रखता हूं कि यह एकदम अंतिम है। आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक आपदा के मामले में देखिए। मैं लॉस एंजेलिस में उस बड़े भूकंप के दौरान था, जो 93 में था। क्या मैं 93 में था? 93, मुझे नहीं पता। खैर, मैं भी हरिकेन एंड्रयू में फंस गया था। मैं बैटन रूज में उड़ान भरी। मैं न्यू ऑर्लियंस में उतरा और बेटन रूज की ओर बेवकूफ की तरह चला गया। उसमें फंस गया। लेकिन जो आप समझते हैं, वह यह है कि बिजली चली जाती है। तब इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट बड़ा नहीं था। आपका इंटरनेट बंद होने वाला है। ये सारी चीजें बंद होने वाली हैं। और भले ही यह एक सप्ताह के लिए हो, आपको लेन देन करने का एक तरीका चाहिए। आपको उस सप्ताह के लिए लेन देन करने के लिए वस्तुएं चाहिए। यही मैं ह्यूग से कह रहा था। मैं कहता हूं, देखो, हम जापान में हैं। यहाँ बहुत सारे भूकंप आते हैं। मान लीजिए कि आज रात एक भूकंप आया और आपको जागकर कॉफी या खाना या जो भी करना था लेना पड़ा, और कोई क्रेडिट कार्ड सिस्टम काम नहीं कर रहा था, बस 2 दिनों के लिए। आप 2 दिनों के लिए क्या करेंगे? आपको हमेशा अपने पास कुछ न कुछ पैसे की जरूरत होती है। मैं इसे और भी ध्यान से देखता हूँ। मेरा मतलब है, ये बहुत अच्छे बिंदु हैं। लेकिन मैं एक और भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता हूँ कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो हमेशा मेरी पिछली जेब में नकद होता है, क्योंकि 5% समय जब मैं यहाँ अपने कार्ड में से एक का उपयोग करने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसे वहाँ देख सकते हैं या नहीं, वे बस काम नहीं करते। मशीन काम नहीं करेगी, या फिर आप जानते हैं, वे मेरे, आप जानते हैं, वेल्स फार्गो कार्ड पर सुरक्षा ब्लॉक लगा देंगे, क्योंकि मैं इसे कोलंबिया में या कुछ ऐसा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। या मुझे यकीन है कि वे जापान में भी यही करते हैं। तो अगर मैं बाहर जा रहा हूं, आप जानते हैं, दोपहर के खाने या रात के खाने के लिए या जो भी हो, मैं अपने पास नकद रखूंगा, ताकि अगर बेवकूफ कार काम न करे तो काम आ सके। दोस्तों, हमें अगली बार ह्यू के साथ एक हस्तक्षेप करना होगा। धन्यवाद, मुझे साइन अप करें। मुझे साइन अप करना होगा। अभी शिव, सब ठीक है। सही है। तो अब चलिए, मैं इसे दर्शकों के लिए व्यावहारिकता की ओर ले जाना चाहता हूं। और जब आप कहते हैं कि यदि वे सोने के आभूषण में रुचि रखते हैं, तो आपको अपनी होमवर्क करनी होगी। आपको यह देखना चाहिए कि व्यक्ति कितने समय से व्यवसाय में है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप शुरुआत में एक छोटी मात्रा खरीद रहे हैं, ताकि उस विश्वास संबंध को बनाया जा सके। उसे परीक्षण करवाएं और फिर आगे बढ़ें यदि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण खरीदना चाहते हैं। क्या आप कभी कुछ ऐसा खरीदने पर विचार करेंगे जो आपने खुद बनाया हो और उसमें कलात्मकता हो? इस पर जुड़े प्रीमियम के बारे में, इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, न केवल आपके गहनों के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि संग्रहणीय सिक्कों पर भी एक महत्वपूर्ण प्रीमियम जुड़ा हुआ है। हाँ, यह सही है।
तो इसके कुछ फायदे और नुकसान क्या हैं? मैं संग्रहणीय चीजों का बड़ा प्रशंसक हूं, इसलिए एक बड़ा चाकू बाजार है या अन्य गहने हैं। जापान में कुछ कारीगर हैं जिनका मैं काम इकट्ठा करता हूं और मैं उन चीजों के लिए प्रीमियम देता हूं। मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन पर भरोसा करता हूं। मुझे इस पर कोई समस्या नहीं है क्योंकि मुझे सबसे पहले उनका काम पसंद है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि न खरीदें। यह किसी कला के टुकड़े को खरीदने जैसा है क्योंकि आप वही खरीद रहे हैं। चाहे वह सोना हो या एक पेंटिंग, सबसे पहले वह खरीदें जो आपको पसंद हो। क्योंकि अगर सोने की कीमत, मान लीजिए सोने की कीमत, आप सुबह उठते हैं और यह $1000 प्रति औंस गिर जाती है। सही है। क्या आपको अभी भी वह चीज पसंद है जो आप पहन रहे हैं? आप समझते हैं ना? तो इसे ध्यान में रखना है। लेकिन जब बात संग्रहणीय सिक्कों की आती है तो व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं। उन्हें पता है ये चीजें पसंद हैं और स्टार वॉर्स जो भी सिक्का है उसके साथ एक उच्च प्रीमियम जुड़ा होता है। ठीक है, यह मेरी चीज नहीं है, लेकिन अगर यह आपकी चीज है तो मैं इसे कर सकता हूं। आगे बढ़ें अगर यह आपके लिए काम करता है। ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज से आप निपट रहे हैं उसमें काफी विशेषज्ञता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लोग मेरी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि मैं 2017 में अपने छोटे भाई की मदद करने के लिए टक्सन गया था और बस एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया। मैंने ट्रकों को पलटना शुरू किया। ये बस एक मजेदार साइड हसल की तरह था ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। लेकिन मैंने जल्दी ही यह महसूस किया कि इस एक विशेष प्रकार के लिए एक बड़ा बाजार था। ट्रक के बारे में आप जानते हैं, फोर्ड 95 2002, हम इसे पावर स्ट्रोक 7.3 डीजल कहते हैं। और लेकिन मुझे क्या करना था, यह स्पष्ट था कि उन ट्रकों पर उनकी उपयोगिता के अलावा एक प्रीमियम था, ठीक उसी तरह जैसे एक सोने के सिक्के पर। लेकिन मुझे यह तय करने के लिए उन ट्रकों में विशेषज्ञ बनना पड़ा कि मुझे किस कीमत का भुगतान करना चाहिए, मैं इसे किस कीमत पर बेच सकता हूं और इन ट्रकों के साथ आने वाली सभी छोटी छोटी समस्याएं और परेशानियां। मुझे पता है कि खरीदारी से पहले मुझे किस चीज पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं धोखा न खाऊं और किसी तरह की खराब चीज के बोझ तले न दब जाऊं। हाँ, कुछ उचित परिश्रम करो। आलसी मत बनो। यह अद्भुत है कि लोग कितने आलसी होते हैं। लेकिन जब आप मूल्यवान वस्तुओं, मूल्य के भंडार के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ काम करें। इस बारे में आलसी मत बनो। मैं इसे हमेशा व्हिस्की में देखता हूं। मैं व्हिस्की की दुनिया में बहुत घूमता हूं और लोग बस एक शीर्षक पढ़कर इसे खरीदने चले जाते हैं, बजाय इसके कि इंतजार करना और देखना कि क्या यह वास्तव में इसके लायक है। मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूं, अगर आप सोने के गहने खरीद रहे हैं, अगर आप कला का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं, अगर आप व्हिस्की खरीद रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह अच्छा हो। सिर्फ एक लेबल मत खरीदें बस इसीलिए मत खरीदें क्योंकि वहां बहुत सारे लेबल हैं। चाहे आप गहनों की बात कर रहे हों या व्हिस्की की, आप बस लेबल खरीद सकते हैं। और क्या यह मूल्य है? आप समझते हैं, है ना? मूल्य प्राप्त करें, असली मूल्य के साथ जुड़ें, समझे? और यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। आपको एक छात्र होना चाहिए। एक विशेषज्ञता बस की आवश्यकता होती है। हाँ, और तुम उन ट्रकों के उस पूरे दृश्य के छात्र बन गए। तो यही तुम्हें करना चाहिए। मत बनो, मैं सबसे अधिक रेडनेक के साथ भी व्यापार की बातें कर सकता हूं। हाँ, तो बिजांतियन डाई स्टीव ऑनस्टिन, वह भी एक बड़े गियरहेड हैं। हाँ, हाँ, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप लोगों को एक साथ लाऊं। मुझे लगता है कि एक दिन हम स्टोन कोल्ड को यहाँ शो पर लाएंगे और हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। मैं स्वतंत्रता भाषण के बारे में बात करना चाहूंगा और मैं उनके साथ ब्रांडिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। वह उन चीजों में बहुत आइकॉनिक हैं। लेकिन खैर, रिक, लोग आपके बारे में और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और शायद अगर वे रुचि रखते हैं तो आप उनके लिए कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं, शायद इंस्टाग्राम पर। हाँ, इंस्टाग्राम वास्तव में अब मुझे खोजने की जगह है। कोविड के दौरान मेरी वेबसाइट हैक हो गई थी और मूल रूप से चोरी हो गई थी। अब उन्होंने वह हटा दिया। खैर, आप बहुत सारे डोंट ट्रेड ऑन मी राइटलेस नेक बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर, इंस्टाग्राम ने मुझे कुछ साल पहले शैडो बैन कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि यह उसकी गलती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं मास्क के बारे में मजाक करते हुए बाहर आया। तो मैंने कोविड शुरू होने पर ये चमड़े के मास्क बनाए और
मेरा कैप्शन आप इसे देख सकते हैं, ये मेरे फीड में वापस है। इसने कहा, खैर, चूंकि मीडिया आपको डराने की कोशिश कर रहा है, मैं भी इस पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और आप जानते हैं, आपको और भी ज्यादा डराने के लिए चमड़े के मास्क पहनूंगा। सही है। और इसी तरह से यह सब शुरू हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी संग्रह करते हैं। उन्होंने सालों से मेरा काम संग्रहित किया है। तो उसका मेरा पीछा करना और फिर कुछ अन्य लोग, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इंस्टाग्राम को मैं पसंद नहीं हूं। तो मैं सोचता हूं, अरे इसे छोड़ो। इंस्टाग्राम पर स्टारलिंग गियर मुझे खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, और लोग अगर उनके पास कोई सवाल है या कुछ ऐसा है या संपर्क करना चाहते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ। और मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूँ, रिक मेरा कोई सहयोगी नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसे मैंने ह्यू के स्थान पर मिला। इसकी एक दिलचस्प पृष्ठभूमि है और मुझे पता है कि बहुत से लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सोने और सोने के आभूषण और खरीदारी की शक्ति के सिस्टम में बहुत रुचि रखते हैं। इसलिए आज रिक को आमंत्रित करने की प्रेरणा यही थी। हम चट्टानों से कूदे यार। हाँ, मैं उस बारे में भूल गया। हम सभी ने किया। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है रिक, ये आपके लिए बहुत है दोस्त। जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद जॉर्ज, ध्यान रखना। हम आपके साथ वह हस्तक्षेप जल्द ही करेंगे। बिल्कुल, हमें एक दिन तय करना होगा।